तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल कर रहे थे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा भी हुई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक। बड़ी जानकारी, सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे चंडीगढ़ से। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक कल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल। राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक कल, सीएम मनोहर लाल अब अध्यक्षता करेंगे बैठक की। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल। राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बताते, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक कल, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल होंगे। राज्य मंत्री अनूप धानक भी होंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बताते, चंडीगढ़ से हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया जिसमें नशेड़ियों ने अपनी नशे की चाह को पूरा करने के लिए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपी युवक महंगे नशे के आदी था और नशे की पूर्ति के लिए अकेले व्यक्ति के साथ लूटपाट करते थे ताकि ये नशे की सामग्री खरीद सके। बीती 15 अप्रैल देर रात भी इन्होंने ऐसे ही कुछ घटनाक्रम का अंजाम दिया जिसमें इन्होंने एक व्यक्ति के साथ लूटपाट करनी चाहिए और जब उस व्यक्ति ने इनका विरोध किया तो उन्होंने पत्थरों से चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को खाली पड़ी जमीन में फेंक कर उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गए। फिलहाल अपराध शाखा मानेसर की टीम ने मामले की तत्परता से कार्रवाई करते हुए वारदात का अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लाया गया, जिसके बाद आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। भाई, क्या नशे के लिए लूटपाट करने वाले एक 36 वर्षीय युवक की हत्या की थी इस गिरोह ने। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, सीएम 11 मई को प्रदेश को देंगे सौगात। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। 11 मई को बड़ी सौगात सीएम देने जा रहे हैं और 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम 11 मई को प्रदेश को सौगात देंगे। करीब 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो 11 मई को प्रदेश को सौगात देंगे सीएम। 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का वर्चुअली उद्घाटन सीएम द्वारा किया जाएगा।
6 महीने बीत जाने के बाद भी परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी को ठीक करवाने के लिए अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों को न जाने कितनी बार परिवहन पहचान पत्र डिपार्टमेंट के ऑफिस में आना पड़ता है। परिवहन पहचान पत्र करेक्शन के लिए आए लोगों ने कहा कि परिवहन पहचान पत्र में गलतियां ठीक कराने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी गलतियां ठीक नहीं होती। यहां पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं वो लोग परिवहन पहचान पत्र को चेक कर फिर से कुछ दिनों का समय देकर दोबारा आने के लिए कह देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परिवहन पहचान पत्र के अपने बच्चों के एडमिशन करवाने में कहा कि गलती से परिवहन पहचान पत्र में 4 लाख लिखवा दिए थे, अब उसे ठीक कराने के लिए सेक्टर 12 परिवहन पहचान पत्र के ऑफिस में अभी तक परिवहन पहचान पत्र डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फैमिली आईडी हमारी इनकम बहुत ज़्यादा दिखाई हुई है, मेरे हस्बैंड की भी, और मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी 10,000 इनकम दिखा रखी है इसमें, तो वही सही कराने के लिए आए हैं। क्या बोला है इन्होंने? अब इन्होंने बोला है कि आप 20 दिन बाद यहाँ पर आके पता करना कि आपकी ठीक हो जाएगी इनकम। 20 दिन बाद? तो हाँ, 20 नहीं, कुछ नहीं कराया, कह रहे कि है, हमने वहीं से ही अप्लाई कर रखा था 20 ना। दिन बाद फिर आके लाइन में हो गए। कोई ये फैमिली आईडी में जो भी इश्यूज थे, क्या है कि इस गवर्नमेंट ने खुद ही वेरीफाई कराया, हमारे द्वारा जो भी डिटेल्स दी गई थी उनके बावजूद भी गलत वेरीफाई किया गया है। उसके बार चक्कर काट रहे हैं। CSC सेंटर में जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, कोई 200 मांगता है, कोई 1000 मांगता है, कोई 500 मांगता है। तो वो ये परेशानी तो सबको ही है, कंटिन्यू परेशानी है। और यहाँ आते हैं तो रिक्वेस्ट जो डली हुई है रिक्वेस्ट उसको दिखाते हैं कि पेंडिंग है, और कोई यहाँ आते तो वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट इन डली को, मतलब कुछ समाधान ही नहीं है उसमें। यार ही कभी कोई नाम किसी और का हो जाए ज्वाइंट, कभी और की ये दिक्कत आ रही है। लड़की का नाम उसमें ऐड है नहीं मेरा फैमिली आईडी में। पहले भी आए हो यहाँ पे? पहले भी आए हैं, 2-4 बार पहले भी आ चुके हैं। क्या समस्या आ रही है फैमिली आईडी को लेकर? उसमें ना तो OTP आ रहा है, ना मोबाइल नंबर मेरा जो है दूसरे उसमें आ रहा मेरे उस पर, ये दिक्कत है। कितना समय लग रहा है फैमिली आईडी को सही कराने में? अगर लाइनों में भी लग रहे हैं तो कितना समय लग जाता है इसमें? सुबह आते तो शाम तक नंबर ही नहीं आ रहा, कभी घर जाना पड़ रहा है वापस, कितनी बार आ गए इसमें। इसमें दिक्कत आ रही है। 40,000 सैलरी लिखवाई थी इसमें मैंने। मैं स्कूल में काम करती थी, हस्बैंड बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और वो जॉब मेरी भी छूट गई है उनके चक्कर में दिखाने के। और इसका अगर कुछ काम करवाने जाती तो 2.5 लाख दिखाता है। ऐसे कैसे 2.5 लाख? 40,000 रुपये इनकम है, 2.5 लाख आ रही है? पता नहीं जी कैसे करेक्शन का इसमें क्या करवाया हुआ है। इनसे बात हुई है आपकी? हाँ, ये नु कह रही है कि उससे दोबारा करवाओ जाके अटल सेवा वाले केंद्र से, दोबारा से बनवाओ, फिर इनसे लिंक करो, फिर 2 हफ्ते बाद कह रहे हैं ये बनवाए। क्या मानते हैं फैमिली आईडी जो कार्ड बने हैं इनसे पब्लिक कितनी सुखी है और कितनी दुखी है? पता नहीं जी, देखो लाइन तो लगी पड़ी है यहाँ पे, अब मैं क्या बता सकती हूँ जी। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, अग्निशमन विभाग को दोबारा से शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने और 1327 फायरमैन ड्राइवरों को 58 वर्ष की नौकरी की गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने दूसरे दिन भी नगर निगम मुख्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 16 तारीख तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 17 तारीख से वो तमाम विधायक मंत्रियों के घर जाकर प्रदर्शन, घंटे घड़ियाल बजाकर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों के मुताबिक इसके बाद वो 30 तारीख से जनता के बीच में जाकर प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि जनता को भी सरकार की हकीकत का पता चल सके। हरियाणा सरकार से हमारे नेताओं की बात हुई है नगर पालिका कर्मचारी संघ की, और 22 अक्टूबर को बात हुई थी, और एक पत्र जो है ना 8 फरवरी को जारी किया है। तो जब सरकार ने पत्र जारी किए हैं तो यहाँ के जो प्रशासन अधिकारियों को कुंडली मार करके बैठे हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पत्र जारी किया, एक तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का पत्र जारी कर दिया है, 1000 जोखिम भत्ता का पत्र जारी कर दिया है, और तेल साबुन का पत्र जारी किया है, और नई पॉलिसी में LTC जो कच्चे कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो जारी कर दी है। लेकिन ये सारे पत्र हमने नगर पालिका कर्मचारी संघ के उस पर लगाकर दे दिए हैं, लेकिन इन्होंने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हम पिछले अक्टूबर में भी हड़ताल पर गए थे, 11 दिन हमने हड़ताल करी, और
अप्रैल में भी हमने आंदोलन किया है, कर्मी भूख हड़ताल करी। अक्टूबर में 11 दिन की हड़ताल के बाद मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अप्रैल 2023 में भी मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों बैठकों में मांग लगभग एक वैसी ही, कच्चे आदमियों को पक्का करना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, फायर को दोबारा से शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करना और 1327 फायरमैन ड्राइवरों को 58 वर्ष की नौकरी की गारंटी देना। गांव से विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 37 ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे बिजली सबस्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया कि सेक्टर 37 का सबस्टेशन बन जाने से ग्रेटर फरीदाबाद की कॉलोनी, सेक्टर और गांव को बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। सबस्टेशन के बनने से बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसमें जो है ये जो हमारा 60-70% के करीब तो ये इसमें लोड चल रहा है और इसमें थोड़ा लोड जो भी जैसे फीडर का काम चल रहा है और जो गर्मी आएगी तो ओवरलोड जो होगा उसके लिए भी इन्होंने इसके लिए वो रखा हुआ है कि कल को अगर ओवरलोड होता है तो एक ऑप्शन रखा हुआ है कि उसको लोड को डाइवर्ट करके इससे चला सकते हैं। हमारा जो है फंक्शनिंग हो गया पूरी तरह से और एक फीडर इसका चालू होना, उसकी लाइन का काम चल रहा है और जल्दी वो पूरा हो जाएगा और फिर वो भी 10-15 दिन में फुल अपना इसका लोड चलेगा। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय की भावना के साथ गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों के माध्यम से समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला भर ने 10 मई तक सभी खंडों और शहरी क्षेत्रों में अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीपीपी के माध्यम से चिन्हित परिवारों को आमंत्रित करते हुए योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही लाभकारी योजना है और पायलट प्रोजेक्ट है उनका। इसके तहत उन अंत्योदय परिवारों का चयन किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम है। उन लोगों को हम विभिन्न योजनाओं के तहत कोई न कोई स्वरोजगार या ऐसी योजना देने की कोशिश करते हैं जिनसे उनके परिवार की वार्षिक आय को बढ़ाया जा सके। हमारा टारगेट है कि उनको 1 साल के अंदर उनकी आय जो है 1 लाख से 1,80,000 तक की कैटेगरी में लाई जा सके। उसके तहत अब की बार सुखद अनुभव ये है कि जिन परिवारों को चिन्हित किया गया था, जिनको सूचित किया गया था, इस बार संख्या मेलों में आने वालों की ज़्यादा है। बल्लभगढ़ की जैन कॉलोनी में लग रहे कूड़े के अंबार से परेशान लोगों को हो रही है। कई बार नगर निगम में शिकायत लगाने के बावजूद भी समस्या का नहीं किया जा रहा। हालत इतनी खराब है कि लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलने पर मजबूर हो गए। वहीं नगर निगम के कर्मचारी भी लोगों की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। बता दें कि बल्लभगढ़ की जैन कॉलोनी में कूड़े का अंबार है। स्थानीय निवासी की माने तो कूड़े का ढेर यहाँ ऐसे ही लगता रहता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसकी शिकायत नगर निगम में दी गई है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। ये मुकेश कॉलोनी है, इधर ही जैन कॉलोनी है, इधर साइड में गंदगी का माल लगे हुए हैं। बच्चे आप साथ में लेके जा रहे, कितनी परेशानी। बहुत गंदगी है। अभी बारिश हुई तो इतना पानी भर गया था, यहाँ से निकला भी नहीं जा रहा था और फिर से यहाँ पे इतनी गंदगी यहाँ तक आ जाती है और निकलने का मन नहीं करता। बहुत बदबू आती है यहाँ पे और बस क्या ही बताऊँ। मैं तो रास्ता बदल के गई थी, जब बारिश हो गई थी यहाँ पे पानी भरा हुआ था, कूड़ा यहाँ तक आ गया था, निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पैदल वाले तो निकल ही नहीं सकता। अच्छा, जब बारिश आ जाती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल पानी भरा था। 3 दिन तक पानी भरा रहता। मैं तो रास्ता चेंज करके गई थी। तो नगर निगम का अधिकारी या कर्मचारी को साफ सफाई कोई आया नहीं, अभी तक नहीं आया।
जैन कॉलोनी है जी, बल्लभगढ़ में। कितनी दिक्कत आ रही है सर यहाँ बहुत परेशानी है, कूड़े की वजह से, आवारा पशु भी हैं, बारिश के मौसम में भी बिल्कुल बहुत गंदा मौसम हो जाता है, ये पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, ये गंदगी जो यहाँ पड़ी रहती है। और इधर नाला भी है साइड में, वो भी पूरा गंदगी से भरा हुआ है। तो साफ सफाई होती नहीं? बिल्कुल सफाई नहीं होती, कंप्लेंट्स डालते हैं, जैसे आज डाल दी तो आज हो जाएगी, उसके बाद फिर यही हाल है। खबर अंबाला से, जहां फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन कर दी है। इस पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती, वो सच्चाई को छुपाना चाहती है, इसीलिए फिल्म को बैन किया गया। वहीं राहुल गांधी की ओर से दिए बयान के कर्नाटक में सरकार बनते ही वहां किए गए वादे पूरे होंगे। इस पर विज ने कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं, अब सभी को पता है कि कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी को वोट न देने, नहीं तो उनके नेता आपको लूट लेंगे। इस पर विज ने कहा कि प्रचार में इस तरह की बातें एक हारा व्यक्ति कर सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से किए ट्वीट में आपकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी का हताशापूर्ण प्रयास है। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी जांच हो रही है, जांच होने दो, उसके बाद ही ऐसी बात करें। ममता बनर्जी को सच्चाई अच्छी नहीं लगती और सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, इस कारण से प्रतिबंध लगाया गया है और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। नहीं, ऐसा देखिए, जो इस प्रकार के लोग होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, सच्चाई उजागर करने वाले होते हैं, उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। रेवाड़ी के अंडरपास स्थित मार्केट से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे 3 स्नैचर्स में से एक को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए चोर की निशानदेही पर उसके अन्य 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया गया। तीनों आरोपियों को अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। हालांकि तीनों आरोपियों का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम पुष्पेंद्र है और जो कि एक बावल में कंपनी में कार्य करते हैं। वो नाई वाली चौक के पास अंडर पास के नज़दीक जब पहुँचे तो 3 जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने इनको दबोच लिया और इनके पोजीशन से इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो छीन लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो वहाँ पे ऑलरेडी नाकाबंदी की जा रही थी। इंचार्ज कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा में किसानों ने जमीनों का मालिकाना हक दिलवाने और किसानों के ज्वलंत मुद्दों के समाधान करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम पिहोवा को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पिहोवा में किसानों ने बैठकर एसडीएम पिहोवा सोनू राम को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संगठनों ने फैसला किया है कि किसानों को जमीनों को मालिकाना हक दिलाने के लिए संघर्ष तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा सरकार विधानसभा में कानून बनाकर उनको मालिकाना हक नहीं देती। अब जब हम दिल्ली से आए थे आंदोलन जीतकर, उसमें हमारे को लिखित में दे तो दिया था, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं किया गया। धरातल पे कोई भी कानून लागू नहीं होया। वो जो हमारे को कहा गया था कि आपको एमएसपी मिलेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। और जो आज का हम ज्ञापन दे रहे हैं, एक जमीन है जो जुमला मालकान की, उसको ये पेवा एरिया में बहुत ज़्यादा पेवा गुलाची का हरियाणा में कम से कम 3 लाख की एकड़ जमीन है जो ऐसी है जुमला मालका है। वो हमारा जो जिस किसान जो बो रहा है खा रहा है उसको ही दी जाए। वो
अम्बाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर की आज सालगिरह मनाई जा रही। इस मौके पर अम्बाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह, अम्बाला कैंट नागरिक अस्पताल पीएमओ राकेश कुमार, यशपाल वर्मा व अन्य मेडिकल स्टाफ की भी मौजूद रहा। सिविल सर्जन ने एक पेशेंट के हाथों केक कटवाकर कैंसर अस्पताल की सालगिरह मनाई। अम्बाला ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी इलाज कराने के लिए यहां पर लोग आ रहे हैं। एक मरीज केरल से भी इसके यहाँ की प्रशंसा सुनकर यहां इलाज कराने आया और बिल्कुल ठीक होकर गया। इसके साथ ही गुजरात से भी मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क इलाज लोग को मिल रहा है। यह पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा कैंसर अस्पताल है। कि आज अटल कैंसर केयर सेंटर को 1 साल हो गया है और पिछले साल 9 मई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। और ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे माननीय जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उनके अथक प्रयासों से, उनकी दृढ़ निश्चितता से और जो उनके अंदर एक अपना कमिटमेंट है पब्लिक के प्रति, उसका एक नतीजा है। तो जैसा भी डेटा आपको पहले ही बताया गया है कि कम हमारे 1 साल के अंदर 18,000 जो रफली पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आए हैं और उसमें से 1500 के करीब जो इंडोर ओपीडी में हुई हैं। और तीनों प्रकार के मशीन्स हैं, जो लीनेक है, ब्रेकीथेरेपी है, सीटी सिमुलेटर है। और इसके अलावा हर प्रकार के कैंसर सर्जन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध हैं। और आपने इंटरेक्शन भी किया पेशेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। बहुत अच्छे से रहती हैं। और अब मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से डॉक्टर विकास गुप्ता जी से चल रहा है। मतलब कि बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हाँ, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी जी। टोटली एयर कंडीशन है, बैठने की अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छे से बिहेव किया जाता है हमारे साथ। एक साल मैं तो यही कहूँगी कि इधर उधर धक्के खाने की बजाय यहाँ से सारी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा, मान लो फ्री जैसा ही हमारा इलाज हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट जो लेटेस्ट मशीन है वो मंगवाई गई है और उस ब्रैकीथेरेपी की मशीन से 136 मरीजों का इलाज आज तक किया जा चुका है। और जहाँ तक अगर बात की जाए, अभी तक जो सर्जरी है 280 सर्जरी अब तक यहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर हो चुकी है। और जो हमारे इस दौरान हमने अपने डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग दी है, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ में हो चाहे लखनऊ में हो, हमने 3-3 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई है। और उस ट्रेनिंग के बाद आके अब हमारे सारे डॉक्टर, सिर्फ एक डॉक्टर ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, बाकी सारे के चाहे गैनी के कैंसर हों, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे आंतों के कैंसर हो या हेड एंड नेक के कैंसर हो या इवन जो न्यूरोसर्जिकल कैंसर होते हैं वो कैंसर भी, उनका कैंसर का इलाज भी और सर्जरी भी यहाँ पे बराबर और प्रॉपर ढंग से हो रही हैं। सर मेरा 1 साल से यहाँ पर इलाज चल रहा है। मतलब कि पहले उधर चल रहा था, दूसरे सिविल में ही, तो अब 1-1.25 साल हो गए थे। यही से सारा कीमो वगैरह, रेडिएशन वगैरह यहीं पर हुई है। बाकी मेरे डॉक्टर विकास सर के पास मेरा इलाज चल रहा है। यहाँ पर आकर क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा इलाज मिला और पैसे की वजह से मेरा कुछ नहीं मतलब कि लगा यहाँ पर। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब मुझे किसी ने ये हॉस्पिटल का नाम बताया तो देख कर अब एडिशन होनी है। मुझे ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगा है, सफाई भी है, सारा काम अच्छा है। तो आज जैसे मेरा जन्मदिन भी है तो मैंने गुब्बारे देखे, मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे गुब्बारे मिले हैं। आज कहते साल हो गए इनको, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अपनी बेटी को भी कह रही थी ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ से ट्रीटमेंट करना बहुत अच्छा लगा।